चेरनोबिल, एक न खत्म होने वाली रात। 25 अप्रैल 1986 की रात यूक्रेन के शुमाल में एक जगह एक आम रात खामोशी से गुजर रही थी, बिल्कुल दूसरी रातों की तरह। लेकिन उसी लम्हे बिना किसी के जाने एक ऐसा वाकया शुरू हो रहा था जो इंसानी तारीख का रुख हमेशा के लिए बदल देने वाला था। अचानक एक होलनाक गरज ने आसमान को चीर दिया और रात की खामोशी को तोड़ दिया। और वो जंग की तोपों की आवाज न थी, बल्कि इंसानी गलती और गुरूर से पैदा होने वाला एक धमाका था। जिस लम्हे आग के शोले और स्याह धुआं ऊपर उठा और उसके साथ एक ऐसा तापकार बादल फैला जो एक अनदेखी मौत को साथ लिए हुए था। इस लम्हे के बाद दुनिया कभी भी पहले जैसी न रह सकी। प्रिप्यात एक मंसूबा बंद शहर था जो 1970 में एक सुनसान मैदान पर बसाया गया था, जहां उससे पहले कुछ भी न था। ये शहर चेरनोबिल एटमी बिजली घर के कारकुनों और उनके खानदानों के लिए बनाया गया था, और सोवियत यूनियन जिस जदीदियत पर फख्र करता था, ये उसकी एक अलामत था। इसकी मुनज़्ज़म सड़कें, नीली और सफेद इमारतें और बाकायदा शहरी तरतीब यूं लगती थी जैसे सोशलिस्ट ख्वाब हकीकत की सूरत इख्तियार कर रहा हो। इस शहर में स्कूल और अस्पताल, थिएटर और पार्क, एक स्विमिंग पूल और खेल के हॉल थे, और लोग यकीन रखते थे कि ये शहर बहुत अरसे तक महफूज और मुस्तकम रहेगा। प्रिप्यात की सड़कों पर बच्चों के साइकिल चलाने और खानदानों के चहलकदमी करने के मनाजिर हर रोज की तरह बिखरते थे, और नौजवान माँ बाप एक पायदार जिंदगी के अंदर रोशन मुस्तकबिल की उम्मीद रखते थे। शहर के किनारे एक तफरीही पार्क तैयार किया जा रहा था, जहाँ एक बड़ा झूला वसी सब्ज मैदानों को देख रहा था और रंग बिरंगी सवारियाँ अपने इफ्तिताह की मुंतजिर थीं। ये बात के शहर की औसत उम्र 26 साल थी, अलामती तौर पर बताती थी कि ये शहर कितना जवान, जिंदा और उम्मीद से भरा हुआ था। कोई भी ख्वाब में भी ये सोच नहीं सकता था कि ये शहर बहुत जल्द एक भूतों का शहर बन जाएगा। चेरनोबिल एटमी बिजली घर एक अजीम तंसीब था जो सोवियत जौहरी सनत की अलामत समझा जाता था। लोगों का यकीन था कि वहाँ सुस्ती, साफ और तकरीबन लामहदूद तवानाई पैदा होती है, और वो उसे मुस्तकबिल का ईंधन कहते थे। इस बिजली घर में पैदा होने वाली बिजली करीबी शहरों और देहात के घरों, स्कूलों, अस्पतालों और सनती मराकज तक पहुंचती थी, और पूरे इलाके को हरकत में रखने वाले एक अजीम दिल की तरह काम करती थी। लेकिन इसी के साथ ये हकीकत भी मौजूद थी कि अगर जौहरी ताकत को दुरुस्त तौर पर न संभाला जाए तो इसमें ऐसे खतरात छुपे होते हैं जो आम तसव्वुर से कहीं बढ़कर होते हैं। चेरनोबिल के प्लांट में एक ही डिजाइन के कई आरबीएम के रिएक्टर नस्ब किए गए थे। इस वक्त 4 यूनिट काम कर रहे थे और बाकी 2 हादसे के वक्त भी ज़ेरे तामीर थे। ये बहुत बड़ा कम्प्लेक्स सोवियत जौहरी सनत की तकनीकी कुव्वत और कौमी फख्र की अलामत दिखाई देता था, और आसपास का पूरा खित्ता इसकी तवानाई पर इन्हिसार करता था। लेकिन जितना कोई निज़ाम बड़ा और पेचीदा होता है, उतना ही एक छोटी सी खामी पूरे निज़ाम को हिला सकती है, और चेरनोबिल के अंदर बिल्कुल ऐसी ही कमजोरी मौजूद थी। वो कमजोरी खामोशी से निगाहों से ओझल बढ़ रही थी, एक ऐसे खतरे की सूरत में जो एक दिन अपनी कीमत जरूर मांगने वाला था। आरबीएम के रिएक्टरों में संगीन साख्ती और डिजाइन की खामियां थीं, और खास तौर पर ताकत कम होने के साथ उनका ज्यादा गैर मुस्तहकम हो जाना एक ऐसा सबब था जो खतरनाक हालात में हादसे के इम्कान को बढ़ा देता था। इसके अलावा रिएक्टर के अंदर इस्तेमाल होने वाले ग्रेफाइट में जौहरी अमल को बहुत ज्यादा बढ़ा देने की खासियत थी, इसलिए अगर काबू डिगमगाता तो रद्द अमल अंदाजे से कहीं ज्यादा शिद्दत के साथ भड़क सकता था। सबसे हलाकत खेज बात ये थी कि किसी हादसे की सूरत में ताबकारी को मुकम्मल तौर पर बंद रखने के लिए वहाँ कोई मुकम्मल और मुनासिब हिफाजती ढांचा मौजूद न था। ये खामियां अवाम की नजर से छुपे हुए खतरात बनकर रहें, और जो निजाम बाहर से मजबूत दिखाई देता था, इसे अंदर ही अंदर कमजोर करती रहें। हादसे से पहले भी वहाँ मौजूद तकनीकी माहिरीन और इंजीनियरों ने कई बार रिएक्टर के खतरात के बारे में इत्तला दी थी, और खास तौर पर कम ताकत पर गैर इस्तेहकाम और बाज हालात में खतरनाक रवैये के बारे में बार बार तशवीश जाहिर की गई थी। लेकिन मुंतजिमीन और सरकारी हुक्काम ने उन इंतबाहात को संजीदगी से न लिया, और हिफाजत पर पैदावार के अहदाफ और सियासी दबाव को तरजीह दी गई, जबकि कोई मसला नहीं है जैसे अल्फाज ज्यादा आसानी से कबूल कर लिए जाते थे। इसके नतीजे में चेरनोबिल का प्लांट चलता रहा, और प्रिप्यात शहर भी बढ़ता और फलता फूलता रहा। तबाही के बीच साफ तौर पर आग रहे थे, मगर किसी ने उन्हें रोकने की कोशिश न की, और किसी को ये यकीन भी न था कि 25 अप्रैल 1986 की रात चेरनोबिल प्लांट के रिएक्टर नंबर 4 में हिफाजती निजाम को जांचने के लिए एक तजर्बा तय किया गया था, जिसका मकसद ये देखना था कि मुकम्मल ब्लैकआउट की सूरत में भी टरबाइन की गर्दिश
कितनी देर तक बिजली फराहम कर सकती है। वहाँ मौजूद तकनीकी अमले और मुंतजमीन ने उसे एक सादा अमल समझा जो जल्द खत्म हो जाएगा, और चूंकि उससे मिलते जुलते तजर्बे पहले भी किए जा चुके थे, इसलिए फिजा यही थी कि ये कोई बड़ा मसला नहीं बन सकता। लेकिन कोई भी ये तसव्वुर नहीं कर सकता था कि यही तजर्बा इंसानी तारीख के सबसे होलनाक एटमी बिजली घर के हादसे का सबब बन सकता है। इस रात ने आम काम का चेहरा ओढ़ा हुआ था, लेकिन हकीकत में वो एक ऐसी रात थी जब तबाही का दरवाजा खामोशी से खुल रहा था। जो तजर्बा आगे बढ़ा, गैर मुतवक्के मसाइल सामने आने लगे, मगर जिम्मेदार लोगों ने आगे बढ़ते रहने का फैसला किया और हिफाजती उसूल और मियारी तरीक़ाकार एक एक करके नजरअंदाज किए जाने लगे। रिएक्टर की ताकत मामूल की हद से बहुत नीचे गिरकर खतरनाक सतह तक पहुंच गई। कंट्रोल रूम के आलात गैर मुस्तहकम अंदाज में लर्जने लगे और खतरे की घंटियां बार बार बजने लगी, लेकिन तजर्बा रोका न गया और बस थोड़ा सा और जैसा फैसला जमा होता गया, और यूं ऐसे इंतखाब जारी रहे जो बहरान पर बहरान का इजाफा करते गए। रिएक्टर काबू से बाहर एक ऐसी हालत में और गहरा फिसलता जा रहा था जहां वो अब खुद अपने ऊपर ब्रेक भी नहीं लगा सकता था। 26 अप्रैल 1986 को रात 1:23 पर रिएक्टर के अंदर एक तेज जंजीरी रद्द-ए-अमल शुरू हुआ, और जब दबाव और हरारत काबू से बाहर बढ़ने लगे तो वो आलात भी दुरुस्त तौर पर काम न कर सके जो आम तौर पर हिफाजती निजाम के तौर पर काम करते थे। वाल्व और कंट्रोल निजाम नाकाम हो गए, और अगरचे हंगामी बंदिश का बटन दबा दिया गया था, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। फिर एक खेरा कर देने वाली चमक के साथ एक बहुत बड़ा धमाका हुआ। ये सिर्फ एक हादसा न था, बल्कि वो लम्हा था जब दुनिया ने जौहरी तबाही को हकीकत की सूरत में देखा। धमाके के साथ रिएक्टर नंबर 4 की पूरी इमारत बुरी तरह हिल उठी। 1000 टन से ज्यादा वजनी मुसल्ला कंक्रीट की छत हवा में उछाल दी गई, और उसके बाद होने वाले धमाकों ने रिएक्टर के मरकज को अमली तौर पर तबाह कर दिया। यूं वो पूरी तरह खुल गया। आग का एक बुलंद सतून आसमान की तरफ उठा, और तापकार ग्रेफाइट के टुकड़े और जौहरी ईंधन के जर्रात फिजा में बिखर गए, जबकि नजर न आने वाली तापकारी हर सिमत फैल गई और उसी लम्हे से हुआ खुद एक खतरा बन गई। रिएक्टर नंबर 4 काबू से बाहर हालत में जलता रहा। वो सिर्फ आग न थी, क्योंकि इन शोलों के अंदर वो मोहलिक चीजें भी जल रही थीं जिन्हें इंसानी आंख देख नहीं सकती। धमाके की जगह से सिर्फ 3 किलोमीटर दूर प्रिपियात में हजारों बच्चे सुकून से सो रहे थे, और खानदानों को यकीन था कि अगला दिन भी एक आम दिन ही लाएगा। लेकिन ऐन इसी लम्हे एक मोहलिक तापकार बादल हवा के साथ खामोशी से शहर की तरफ बढ़ रहा था, और एक अनदेखी, बेआवाज और बेबू मौत खुद हवा की तरह करीब आ रही थी। पूरा शहर बेखबर सो रहा था, और वो खामोशी बहुत जल्द हकीकत बन गई और बगैर किसी इंतबाह के लोगों की जिंदगियों पर उतरने लगी। धमाके के फौरन बाद आग बुझाने के लिए फायर फाइटर और प्लांट के कारकुन मौके पर दौड़ पड़े। इन्होंने समझा कि ये एक आम सनती आग है, और वो ये भी पूरी तरह नहीं जानते थे कि तापकारी का खतरा हकीकत में क्या होता है। बगैर हिफाजती सामान के फायर फाइटर जलते हुए ग्रेफाइट के टुकड़े नंगे हाथों से उठाकर फेंक रहे थे, और अगरचे वो वहाँ सिर्फ चंद मिनट रहे, मगर वही मिनट उनकी पूरी जिंदगी की तकदीर बन गए। इस मुख्तसर वक्त में उनके जिस्मों ने मुहलिक मिकदार में तापकारी जज्ब कर ली। बगैर जाने वो एक ऐसी हद पार कर चुके थे जिसे कभी वापस नहीं लिया जा सकता था। शदीद झुलसा हुआ एक फायर फाइटर दर्द में आसमान की तरफ देखने लगा, और फटे हुए रिएक्टर के ऊपर रात में एक पुरअसरार बनफशी रोशनी फैल रही थी। इसने सरगोशी की कि ये खूबसूरत है, मगर वो चेरियनकोफ तापकारी थी जो इस वक्त पैदा होती है जब निहायत शदीद तापकारी हवा से मिलती है। एक ऐसा मंजर जिसमें मौत ने खुद को रोशनी की सूरत में जाहिर किया। इस रोशनी को देखने वालों में से बेशतर चंद ही दिनों में निहायत अजियत के साथ मर गए। इस लम्हे की खूबसूरती दरअसल जिंदगी पर डाली गई एक आखिरी फरेब थी, और ऐसे खौफ का रंग थी जिसे इंसानियत ने पहले कभी न जाना था। सुबह हुई, लेकिन हुआ पहले ही मोहलिक तापकारी से भर चुकी थी, और पूरा शहर, उसकी सड़कें और छतें, उसके पार्क और खेल के मैदान उन देखी तापकार गिर्द में लिपटे हुए थे। इसके बावजूद हुक्काम की तरफ से न कोई अलार्म आया और न इनखिला की कोई हिदायत, और प्रिपियात के रहने वालों ने
ड्रोनी मामूल पसंदी के साथ अपनी रोजमर्रा जिंदगी शुरू कर दी। उन्हें जरा भी अंदाजा न था कि मौत हवा में तीर रही है, इसलिए सब लोग इसी फिजा में चलते रहे जो पहले ही बदल चुकी थी, गोया कुछ हुआ ही ना हो। वक्त गुजरने के साथ रहने वालों में अजीब अलामतें जाहिर होने लगी और सर दर्द, कै, मुंह में धात जैसा जायका और एक नाकाबिले बयान थकन ज्यादा से ज्यादा लोगों में फैलने लगी। लेकिन लोग वजह नहीं जानते थे, अस्पताल वाज़ेह जवाब नहीं दे पा रहे थे और बहुत से लोग उसे सिर्फ ये कहकर टाल देते थे कि तबीयत ठीक नहीं है और अपना दिन गुजारते रहते थे। बच्चे अब भी इस बड़े झूले के करीब खेल रहे थे जो जल्द खुलने वाला था और खानदान पार्क में वक्त गुजार रहे थे। वो एक आम इतवार लग रहा था, मगर वो उनका आखिरी इतवार था। धमाके की जगह के आसपास फौजी और साइंसदान सूरत हाल को समझने की कोशिश कर रहे थे और वहाँ सिर्फ चंद मिनट रहने वाले लोग भी शदीद कै, जलन और जल्द की तबाही का शिकार हो रहे थे, जबकि तापकारी की सतह पैमाइश की हद से कहीं ऊपर जा चुकी थी। लेकिन सोवियत हुकाम ने ऐलान किया कि हादसा काबू में है और खतरनाक नहीं है। लोगों को सच्चाई की जरूरत थी, मगर सच्चाई को पूरी तरह छुपा दिया गया। इसी दौरान रिएक्टर नंबर 4 अब भी शिद्दत से जल रहा था और तापकारी मुसलसल खारिज हो रही थी। सच्चाई की गैर मौजूदगी में तबाही और तेजी से फैलती गई और खामोशी ने लोगों को बेदिफा छोड़ दिया। चेरनोबिल से निकलने वाला तापकार बादल हवा के साथ तेजी से फैला। पहले उसने बेलारूस के बड़े हिस्से को आलूदा किया, फिर पोलैंड और मशरकी यूरोप के कई इलाकों तक जा पहुंचा। चंद दिन बाद स्कैंडिनेविया, जर्मनी, इटली और इससे भी दूर इलाकों में तापकारी जर्रात की मौजूदगी पाई गई और यूं पूरा यूरोपीय बरआज़म एक अनदेखे बादल के नीचे आ गया। लेकिन इब्तदाई दिनों में ज्यादातर रहने वालों को किसी किस्म की वार्निंग ही न मिली। खामोशी ने तबाही को और बड़ा कर दिया और खतरा खामोशी से सरहदों को उबूर करता गया। धमाके के बाद भी रिएक्टर नंबर 4 जलता रहा और तापकारी के फैलाव को रोकने के लिए सोवियत हुक्काम ने हेलीकॉप्टर भेजे जो बार बार रिएक्टर पर रेत, सीसा, बोरिक एसिड और मिट्टी गिरा रहे थे। लेकिन रिएक्टर के ऊपर की फिजा निहायत गर्म थी, ऊपर उठती हवाएं गैर मुस्तहकम थीं और पायलटों को शदीद गर्मी और तापकारी के दरमियान एक अनदेखे खतरे के ऊपर परवाज करना पड़ रही थी। इसी ऑपरेशन के दौरान एक हेलीकॉप्टर हवा में एक क्रेन के तार से टकरा गया, तवाजुन खो बैठा और गिरकर तबाह हो गया। इसमें सवार चारों अफराद फौरी तौर पर मारे गए, मगर उनकी कुर्बानी एक तवील अरसे तक ज्यादा मारूफ न हो सकी। आसमान से वो गिरना एक और अनदेखी कुर्बानी थी, एक ऐसा सानेहा जो तबाही के ऐन दिल में पेश आया। धमाके के पूरे 36 घंटे गुजरने के बाद ही प्रेपियात के रहने वालों तक इन्खला का हुक्म पहुंचा। घबराहट को रोकने के लिए हुक्काम ने उनसे कहा, आप चंद दिन में वापस आ जाएंगे, और ये अल्फाज एक मुख्तसर तसल्ली की तरह लगे। चुनाचे ज्यादातर लोग सिर्फ थोड़ा सा सामान लेकर बसों में सवार हुए, अपने घरों की चाबियां दरवाजों में ही छोड़ गए और यहाँ तक कि मेजों पर रखा खाना और बच्चों के खिलौने भी वहीं रह गए। इन्हें यकीन था कि वो जल्द वापस आ जाएंगे, मगर ये इन्खला एक दायमी रुखसती बन गया। आखिरकार कोई भी कभी प्रेपियात वापस न आ सका और 3 दिन के अल्फाज वो सबसे बेरहम झूठ बन गए जिसने लोगों को अपने घर छोड़ने पर मजबूर किया। अप्रैल 27 की दोपहर सैकड़ों बसें प्रेपियात में दाखिल हुई ताकि रहने वालों को ले जा सके और लोग अपने दरवाजे खुले छोड़कर तस्वीरें और खिलौने, यहाँ तक कि मेज पर रखा खाना भी छोड़कर अपनी रोजमर्रा जिंदगी के सारे निशानात पीछे छोड़ गए। तकरीबन 3 घंटों में शहर के तमाम 45,000 रहने वाले वहाँ से निकल गए और खाली सड़कों से आहिस्ता आहिस्ता गुजरती हुई बसों की लामतनाही कतार ने वो दुरुस्त लम्हा दिखा दिया जब शहर की जिंदगी बुझ गई। यूं प्रीपियात सिर्फ एक ही दिन में मुकम्मल तौर पर खाली एक भूतों के शहर में बदल गया। मुस्तकबिल के शहर के तौर पर 16 बरस में परवान चढ़ने वाली जिंदगी सिर्फ चंद घंटों में रुक गई और उसके सिर्फ निशानात ही शहर भर में बिखरे रह गए। हादसे को काबू में लाने और तापकारी के फैलाव को रोकने के लिए सोवियत यूनियन के मुख्तलिफ हिस्सों से लाखों नहीं बल्कि सैकड़ों हजार फौजी, मजदूर, फायर फाइटर और कानकिन चेरनोबिल के इलाके में भेजे गए। उन्हें लिक्विडेटर्स कहा जाता था, यानी वो लोग जिन्हें तबाही को साफ करने और महदूद करने का काम सौंपा गया था, और उन्होंने तापकार मलबा हटाया, आलूदा इलाकों को साफ किया और हिफाजती ढांचे तामीर किए, जबकि उनमें से बहुत से लोग मुकम्मल वजाहत के बगैर ही वहाँ रवाना कर दिए गए थे। ऑपरेशन के सबसे ज्यादा खतरनाक काम रिएक्टर की छत पर हुए, जहां कारकुन शीशे की वॉस्केट पहनकर ऊपर जाते और सिर्फ 40 से 90 सेकंड के अंदर तापकार ग्रेफाइट के टुकड़े बेलचे से उठाकर दोबारा रिएक्टर के अंदर फेंकने पड़ते थे। दूसरे कानकिनों ने बगैर हुआ की मुनासिब गुजरगाह के रिएक्टर के नीचे सुरंगें खोदें ताकि दूसरे धमाके को रोका जा सके, और इस काम के बाइस बेशुमार लोगों ने उम्र भर का दर्द सहा या अपनी जान गंवा दी। धमाके के फौरन बाद रिएक्टर के आसपास तकरीबन 4 मुरब्बा किलोमीटर पर फैला हुआ सनूबर का जंगल शदीद तापकारी की जद में आ गया। दरख्त यूं सुर्ख हो गए जैसे अंदर से जल गए हों
और इस इलाके को सुर्ख जंगल कहा जाने लगा। इसका माहौलियाती निजाम तकरीबन टूट गया, जानवर बीमार पड़ गए या मर गए, मिट्टी और पानी बुरी तरह आलूदा हो गए और आज भी वहाँ तापकारी की सतह बहुत बुलंद है। इंसानों को पहुँचने वाला नुकसान भी जारी रहा। सैकड़ों हजार लोग थायराइड कैंसर, ल्यूकीमिया और दूसरी बीमारियों का शिकार हुए और पैदाइशी नकाइस और जीनियाती असरात की खबरें सामने आईं, जिन्होंने नस्लों तक रहने वाले जख्म छोड़े। आग बुझ जाने पर चेरनोबिल खत्म नहीं हुआ, वो एक ऐसे अनदेखे वक्त में इंसानों और फितरत दोनों को तोड़ता रहा जो जारी ही रहा। आज प्रीपियात एक भूतों का शहर है, जहां टूटी हुई इमारतें, जंगालू झूले, वीरान स्कूल और अस्पताल वैसे ही खड़े हैं और अप्रैल 1986 के निशानात अब भी गिर्द और खामोशी में बाकी हैं। इसके बावजूद कुछ बूढ़े लोग अपनी आबाई सरजमीन छोड़ न सके और खतरात को जानते हुए भी ममनुआ इलाके के अंदर वापस जाकर रहने लगे, क्योंकि उनके लिए ये जगह आलूदा जमीन बनने से पहले घर थी। चेरनोबिल की तबाही महज माजी का एक वाकया नहीं, बल्कि इंसानी तारीख में कुंदा एक गहरा जख्म है, एक ऐसा सानहा जो आज भी जारी है। वो याद में जिंदा है और हमें बार बार ये याद दिलाती है कि फितरत की ताकत के सामने हमें कितना आजिज होना चाहिए और हिफाजत और जिम्मेदारी कितनी बुनियादी अहमियत रखती है।